क्या आपने कभी ऐसे जासूस के बारे में सुना है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी पहचान में जी दी? ऐसा जासूस जिसने अपनी जान, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने देश की यादें भी मिटा दी, सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की रक्षा। आज हम आपको एक ऐसे ही अनसुने हीरो की कहानी सुनाने जा रहे हैं, रविंद्र कौशिक, जिन्हें दुनिया जानती है नबी अहमद शाकिर के नाम से। हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है, जैसे अमेरिका की CIA, रूस की KGB और भारत की RW। इन एजेंसियों का काम होता है अपने देश के लिए जानकारी इकट्ठा करना, चाहे वो किसी भी देश से हो। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे जासूस भी होते हैं जो अपनी पहचान, परिवार और सारा आराम छोड़कर देश के लिए काम करते हैं, और फिर भी दुनिया उन्हें शायद ही जानती हो। आज हम एक ऐसे ही जासूस की कहानी जानने जा रहे हैं, एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर इंसान, रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके दादाजी भारतीय वायुसेना में अफसर थे और उनकी मां एक साधारण गृहिणी। रविंद्र अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बहुत ही कम उम्र से ही रविंद्र को एक्टिंग का बहुत शौक था। कॉलेज में BCom की पढ़ाई करते हुए वे थिएटर से भी जुड़े रहे। अपने शहर के छोटे छोटे नाटकों में वे अक्सर आर्मी ऑफिसर का रोल करते थे। उन्हें एक्टिंग इतनी अच्छी लगती थी कि वे उसमें पूरी जान डाल देते। उनके लुक्स और हाव भाव भी ऐसे थे कि वे किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते थे। उनका सपना था देश के लिए कुछ बड़ा करना। शायद यही खून में था, क्योंकि उनके दादाजी भी देश की सेवा कर चुके थे। एक बार लखनऊ में कॉलेज की ओर से एक नाटक के दौरान जब रविंद्र आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहे थे, तब कुछ खास लोगों की नजर उन पर पड़ी। ये लोग थे भारत की खुफिया एजेंसी ROW के एजेंट्स। उन्होंने रविंद्र की एक्टिंग देखी और सोचा, क्या वाकई इसमें देशभक्ति है या ये सिर्फ एक रोल है? कुछ ही समय बाद रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया। कहा गया कि एक सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू है। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब असल बात सामने आई। उन्हें ROW में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। रविंद्र के लिए ये सब नया था। उन्होंने पहले कभी ROW के बारे में नहीं सुना था। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये कितना खतरनाक काम है और इसमें देश की सेवा का क्या महत्व है, तो उन्होंने बिना झिझक हाँ कह दी। उन्होंने जान लिया था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर उनके दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने की आग थी, और इसी आग ने उन्हें बना दिया एक ब्लैक टाइगर। रविंद्र के लिए ROW का ऑफर स्वीकार करना आसान नहीं था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें वे न अपने माता पिता को कुछ बता सकते थे, न अपने दोस्तों को। सबके लिए वो बस एक आम लड़का ही रहते, जबकि असल में वो देश के लिए एक खतरनाक खेल खेलने वाले थे। लेकिन उनके अंदर जो देशभक्ति थी, वो किसी भी डर या मोह से बड़ी थी। उन्होंने हर त्याग के लिए हाँ कह दी। कॉलेज खत्म होते ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई अमृतसर में, पूरे 2 साल तक। ये ट्रेनिंग कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। रविंद्र को तैयार किया जा रहा था एक बेहद गोपनीय मिशन के लिए। उन्हें बनना था एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान जाकर वहां की गतिविधियों पर नजर रखेगा, सूचनाएं इकट्ठा करेगा और भारत को भेजेगा, सब कुछ बिना अपनी पहचान जाहिर किए। उनकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। उन्हें न सिर्फ एक भाषा सीखनी थी, बल्कि पूरी तरह से अपनी पहचान भी बदलनी थी। वे पहले से ही पंजाबी जानते थे, क्योंकि वे श्रीगंगानगर से थे। लेकिन अब उन्हें उर्दू, कुरान, नमाज और पाकिस्तान की संस्कृति तक समझनी थी, ताकि वे वहां के माहौल में पूरी तरह घुल मिल सकें। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। ROW रविंद्र की हिम्मत और दिमाग को भी परखना चाहती थी। एक नए एजेंट को सीधे पाकिस्तान भेजना खतरनाक होता, इसलिए उन्हें पहले 6-7 अलग अलग देशों में भेजा गया। वहां उन्होंने ROW की उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। हर मिशन में उन्होंने दिखा दिया कि वे न सिर्फ बहादुर हैं, बल्कि बेहद होशियार भी हैं और इस काम के लिए पूरी तरह तैयार। अब बारी थी सबसे कठिन पड़ाव की, अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटा देने की। ROW ने रविंद्र कौशिक को भारत के रिकॉर्ड्स में मृत घोषित कर दिया। फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। सुनियोजित तरीके से उनका खतना सरकमसीजन हुआ और उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उनका पाकिस्तान में राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और घर तक बनवाया गया, ताकि वे पूरी तरह एक पाकिस्तानी नागरिक लगे। और 1975 में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान चले गए बतौर नबी अहमद शाकिर। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। रट हुए का असली प्लान था कि रविंद्र को लंबे समय तक पाकिस्तान में बसाना है। उन्हें वहां एक आम आदमी की जिंदगी जीनी थी, दोस्त बनाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और धीरे धीरे एक सूचना नेटवर्क तैयार करना। जब तक देश को उनकी जरूरत न हो, वे एक आम पाकिस्तानी की तरह रहते। लेकिन जैसे ही कोई मिशन आता, नबी अहमद शाकिर फिर बन जाते रविंद्र कौशिक भारत के सबसे बहादुर जासूसों में से एक। पर इस काम में हर कदम पर मौत का साया रहता है। एक गलती और सब कुछ खत्म। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक, जो अब नबी अहमद शाकिर बन चुके थे, शुरू में पूरी तरह एक आम इंसान की तरह रहे। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। ROW ने उन्हें सिखाया था कि एक जासूस को सबसे पहले अपनी जमीन बनानी, और उसी सोच के साथ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में वे पढ़ाई करते रहे, लोकल लोगों से दोस्ती करते गए और आसपास के कामों में भी लग गए। लेकिन अब तक कोई काम की जानकारी उनके हाथ नहीं लग रही थी जिसे वे भारत भेज सकें। फिर एक दिन कराची में अखबार पढ़ते हुए उन्होंने एक जॉब पोस्टिंग देखी। पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती निकली थी।
ये मौका बहुत जोखिम भरा था, लेकिन अगर सफल होते तो ये उनकी जासूसी के लिए सबसे बड़ा दरवाजा होता। उन्होंने ROW से इस प्लान के लिए इजाजत ली और सारी प्रक्रियाएं पूरी की, और फिर एक दिन नबी अहमद शाकिर पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो गए। ये खबर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि अब वे उस जगह पर थे जहां से असली और काम की जानकारी मिलती थी। लेकिन वो समझदार थे, एकदम से शक पैदा करना उनके मिशन को खतरे में डाल सकता था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अफसरों का भरोसा जीता और ऐसा किया कि कोई भी उन्हें शक की नजर से न देखे। धीरे धीरे वो आर्मी की सीढ़ियां चढ़ते गए और महज 25 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बन गए। एक मेजर को सेना के गोपनीय प्लान, मूवमेंट्स, मिसाइल और एटॉमिक प्रोजेक्ट्स तक की जानकारी होती है, और रविंद्र अब इस गुप्त जानकारी को भारत भेज रहे थे। बिना किसी को भनक दिए उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, मिसाइल सिस्टम्स और कई आर्मी मूवमेंट्स की जानकारी ROW को भेजी, जिसने भारत को न सिर्फ एक रणनीतिक बढ़त दी बल्कि अनगिनत जानें बचाई। ROW के लिए रविंद्र कौशिक अब सिर्फ एक एजेंट नहीं, एक हीरो बन चुके थे। भारत में उनकी सफलता की गूंज रॉ की हर मीटिंग में होती थी। अब तक उन्हें पाकिस्तान में रहते 2 साल हो चुके थे, और फिर हुआ एक मोड़। पाकिस्तानी आर्मी में एक लोकल दर्जी की बेटी थी, अमानत। जब अमानत ने नबी अहमद को देखा तो पहली नजर में ही उन्हें पसंद आ गए, और धीरे धीरे नबी अहमद यानी रविंद्र को भी अमानत से प्यार हो गया। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई, उनका निकाह हुआ और एक बेटा भी पैदा हुआ। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी पाकिस्तानी नहीं है। इस शादी के पीछे 2 बातें थीं। पहली, रणनीतिक। एक शादीशुदा, स्थायी और पारिवारिक जीवन जी रहा इंसान किसी को भी संदिग्ध नहीं लगता। दूसरी और शायद ज्यादा सच्ची बात, रविंद्र को अमानत से सच में प्यार हो गया था। उन्होंने इस शादी का फैसला भी ROW से पूछकर ही। लेकिन अब रविंद्र का दिल सिर्फ देश के लिए नहीं धड़क रहा था, उसमें अब एक परिवार की गर्माहट भी थी जो उन्होंने अपने दुश्मन के देश में बसाया था। रविंद्र कौशिक, जिन्हें पाकिस्तान में अब सब नबी अहमद शाकिर के नाम से जानते थे, ने अमानत को कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी ये तो तय है कि उन्हें अमानत से सच में मोहब्बत हो गई थी। अब वो एक पाकिस्तानी आर्मी में मेजर, एक पति और एक बाप बन चुके थे, पर अपने मिशन और मकसद को उन्होंने कभी नहीं भुलाया। जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश करता, रविंद्र तुरंत वो जानकारी ROW को भेज देते। इससे कई हमले टलते, कई भारतीय सिपाही बचते और भारत की रणनीति हमेशा एक कदम आगे रहती। 1979 से 1983 तक आमतौर पर ROW निजी कारणों से एजेंट को वापस बुलाने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि जरा सी भी चूक पूरे मिशन और पहचान को खतरे में डाल सकती है। लेकिन रविंद्र की अपील इतनी सच्ची थी कि रॉ मान गई, लेकिन शर्तों के साथ। उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं, पहले दुबई और फिर वहां से भारत आना था ताकि कोई सुराग न मिले। वो भारत आए, अपने भाई की शादी अटेंड की, लेकिन तभी शुरू हुई उनके परिवार की जिज्ञासा। अब तक उनके घर वालों को यही लगता था कि रविंद्र कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पर इस बार उनके पिता ने सीधा सवाल पूछा, बेटा तुम भी अब शादी कर लो। रविंद्र मुस्कुराए और बोले, शादी तो मैंने कर ली है, पर किससे, कहाँ, उसका नाम क्या है? इन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। उनकी चुप्पी ने घर वालों को बहुत बेचैन कर दिया था। लेकिन रविंद्र ने सिर्फ अपने दादा से कहा, अगली बार आऊंगा तो सब सच बताऊंगा। पर किसे पता था वो अगली बार कभी आएगी ही नहीं। 1983 जब सब कुछ बिखरने लगा। 1983 में नबी अहमद की जिंदगी एक संतुलन में थी। वे पाकिस्तानी आर्मी में मेजर थे, ROW को जानकारी भेज रहे थे और एक परिवार का हिस्सा भी बन चुके थे। फिर एक दिन, जैसे हर एजेंट के जीवन में आता है, एक चूक हो गई। ROW ने एक नए एजेंट को पाकिस्तान भेजा, इनायत मसीहा, जो पंजाब से थे। हालांकि इनायत पहले भी ROW के लिए काम कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में ये उनका पहला मिशन था। इनायत को कराची के रास्ते रविंद्र से मिलना था, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी एजेंसियां बॉर्डर से ही उनका पीछा कर रही थीं। रविंद्र से मिलने से पहले ही इनायत पकड़े गए। ROW के हर एजेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर पकड़े जाओ तो भी कुछ मत बताना, पर पाकिस्तान का टॉर्चर इतना बर्बर होता है कि सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है। और फिर हुआ वही, इनायत ने रविंद्र का नाम उगल दिया। अगर आप उन टॉर्चर मेथड्स के बारे में पढ़ें जो पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स पर इस्तेमाल होते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनायत मसीहा, जिन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था, आखिरकार इस बेरहमी को सह नहीं पाए। वो टूट गए। उन्होंने बता दिया कि वो एक ROW एजेंट हैं और पाकिस्तान आए हैं नबी अहमद शाकिर से मिलने, जो असल में रविंद्र कौशिक हैं। बस एक पल में इतने सालों की मेहनत, भरोसा और बलिदान सब कुछ राख हो गया। पाकिस्तानी आर्मी ने इनायत को वहीं खत्म नहीं किया, उन्होंने चालाकी से उसे रविंद्र तक पहुंचने दिया। उन्हें पूरी तरह ट्रैक किया गया। जैसे ही इनायत रविंद्र से एक पार्क में मिला और ROW को भेजने वाले डॉक्यूमेंट्स रविंद्र को सौंपे, पाकिस्तानी एजेंसियों ने तुरंत रविंद्र को पकड़ लिया। 2 साल का नर्क, रविंद्र को पकड़कर जो टॉर्चर किया गया उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इलेक्ट्रिक शॉक, वाटर सफोकेशन, बेरहम पिटाई, ये सब कुछ 2 हफ्ते या 2 महीने नहीं, पूरे 2 साल तक हुआ। और सोचिए, ये सजा उन्हें उस गलती के लिए मिली जो उन्होंने की ही नहीं थी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उनसे बार बार पूछती रही, तुमने भारत को क्या क्या बताया, कौन कौन तुम्हारे साथ जुड़ा था।
पर रविंद्र कौशिक चुप रहे। उनके होंठ बंद थे और उनका दिल सिर्फ एक ही बात से भरा था, मैं भारत का सच्चा बेटा हूं। फांसी की सजा और एक आखिरी उम्मीद। 1985 में रविंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई। उसी साल उन्होंने एक खत किसी तरह अपने परिवार को भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस हालत में हैं, कितनी बुरी तरह बीमार हैं और कैसे उम्मीद है कि शायद भारत सरकार उन्हें छुड़ा लेगी। वो सोच रहे थे कि भारत सरकार किसी एजेंट एक्सचेंज या रैंसम के जरिए उन्हें वापस बुला लेगी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉ डब्ल्यू ने कहा, हम इस आदमी को नहीं जानते। एक पल में रविंद्र कौशिक गुमनाम हो गए। जब उनके दादा को यह खबर मिली तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। सरकार की बेरुखी, परिवार की लड़ाई। रविंद्र का परिवार इस लेटर को लेकर गृह मंत्री, नेताओं, अफसरों सबके पास गया, पर किसी ने मदद नहीं की। किसी ने ब्लैक टाइगर की सुध नहीं ली। जिसने भारत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, उसे ही भारत ने भुला दिया। रविंद्र ने एक और लेटर में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश में जान देने वालों की यही कीमत होती है? आखिरी सांस। एक गुमनाम कोने में पाकिस्तान ने उन्हें बार बार जेलें बदल बदल कर रखा ताकि वो कभी भागने की कोशिश न करें। पर इस बीच रविंद्र को टीबी हो गई और पहले से ही बिगड़ती तबीयत के चलते 1 नवंबर 2001 को रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। नाम अमर है। रविंद्र की ये पूरी कहानी आज हमारे सामने है सिर्फ उनके परिवार द्वारा भेजे गए लेटर्स की वजह से, वरना शायद ये नाम भी इतिहास के अंधेरे में खो जाता। 2002 में द टेलीग्राफ नाम के अखबार ने उनकी कहानी छापी, जिससे पहली बार लोगों को पता चला कि नबी अहमद शाकिर असल में रविंद्र कौशिक थे। वो शख्स जो 23 साल की उम्र में पाकिस्तान गया और कभी वापस नहीं